गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक बीए पार्ट 1 के ज्योग्राफी के पेपर 1 जो कि आपका फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है, उसमें हम यूनिट सेकंड का अंतिम पॉइंट पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम नदी के द्वारा और सागरीय जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन कर चुके हैं। देखिए, जो अपर्दन के अन्य कारक है उनके समान ये जो पवन है ये भी क्या है, अपर्दन और निक्षेपण का बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है। और वैसे पवन का कार्य बहुत अधिक विस्तृत है, लेकिन जो अशुष्क और शुष्क मरुस्थलीय भाग है उनमें पवन क्या है, अपर्दन का एक सक्रिय कारक होती है। अब पवन के द्वारा भी वही आपने जो अभी तक कार्य देखे थे, अपर्दनात्मक, परिवहनात्मक और निक्षेपणात्मक, वो सभी कार्य होंगे। पवन के द्वारा जो अपर्दनात्मक कार्य किए जाते हैं वो मुख्य रूप से क्या होते हैं, 3 टाइप से होते हैं, अपवाहन, अपघर्षण और सन्निघर्षण। ये दोनों तो आप समझ चुके हैं पहले क्लासों में। हम अपवाहन की बात करते हैं। अपवाहन का मतलब क्या होता है कि जो पवन है वो चट्टान चूर्ण को यदि क्या करे, उड़ा के ले जाए, उसको बहा के ले जाए कहीं पे, तो वो क्या कहलाता है, अपवाहन कहलाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र इत्यादि में क्या होता है कि यांत्रिक अपक्षय होता है, उसके कारण से जो चट्टानें वगैरह होती है वो ढीली हो जाती है, असंगठित हो जाती है, और उनके कुछ कण वगैरह चट्टान चूर्ण क्या होते हैं, टूटकर अलग हो जाते हैं। तो अपवाहन क्रिया के द्वारा पवन उनको क्या करती है, उड़ाकर ले जाती है। तो इस घटना को हम अपवाहन कहते हैं। अब इनके अपर्दन से क्या क्या स्थल रूप बनते हैं। देखिए, पवन क्या करती है, अपर्दन कार्य करती है, और मुख्य रूप से इसमें पहली जो क्रिया होती है वो होती है अपवाह बेसिन, या इसे हम क्या कह देंगे, वातगर्त। अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि अपवाहन की क्रिया होगी, वो उसको चट्टान कणों को उड़ा के ले जाएगी। तो जैसे ही वो उड़ा के लेके गई, बीच में क्या हुआ, जहाँ यहाँ से उड़ा के लेके गई तो यहाँ पे एक गर्त जैसी संरचना बन गई ना, इसी को हम क्या कह देंगे, अपवाहन बेसिन या वातगर्त के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बनता है इंसेलबर्ग। आपने ये शब्द पैंक के अंदर भी पढ़ा था। इंसेलबर्ग क्या होता है, जर्मन भाषा का एक शब्द होता है। इसमें क्या होता है, यदि चट्टान वगैरह का जो भी कण वगैरह है वो पवन के द्वारा उड़ के चले जाए और बीच बीच में इस तरीके से कटक नुमा यदि संरचना बन जाए तो उसे हम क्या कह सकते हैं, इंसेलबर्ग। इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रही है ये कटक नुमा संरचना, यही क्या कहलाती है, इंसेलबर्ग कहलाती है। नेक्स्ट अपनी आकृति बनती है छत्रक शिला। छत्रक शिला क्या होती है कि मरुस्थलीय भागों में यदि कठोर जो चट्टान है उसमें ऊपरी आवरण के नीचे यदि कोमल चट्टान लंबवत रूप में हो तो उस पर क्या होगा, पवन का अपघर्षण का प्रभाव होगा। और इसका देखिए बीच वाला भाग तो क्या हुआ, पवन ने काट दिया, और ऊपर का भाग आप देख रहे हैं एक छत्रक के रूप में बचा हुआ रह जाता है। तो इस आकृति को हम क्या कह देते हैं, छत्रक शिला कह देते हैं। अफ्रीका का जो सहारा का रेगिस्तान वगैरह है वहाँ पर इसको गारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आप आकृति देखेंगे भूस्तंभ। भूस्तंभ में क्या होता है कि जो भी शुष्क प्रदेश होते हैं वहाँ पर असंगठित तो जो कोमल शेल है उसके ऊपर क्या होता है, कठोर और प्रतिरोधी जो भी शेल होती है उनका आवरण होता है, और उसके कारण से नीचे की जो कोमल शेल होती है उसका अपर्दन नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि जो ऊपर की कठोर चट्टानें होगी, ये ऊपर की कठोर चट्टानें हैं, ये नीचे की कोमल चट्टानों को क्या करती है, संरक्षण प्रदान करती है। ठीक है, लेकिन इसके आसपास जो भी कोमल चट्टानें होगी उनका तो अपर्दन हो जाएगा। तो जो ऊपर की कठोर चट्टान है वो क्या होगी, एक स्तंभ के रूप में रहेगी। तो ऐसी जो संरचना बनती है इसे हम क्या कहते हैं, भूस्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट जो आकृति बनती है वो होती है ज्यूजेन। ये जो ज्यूजेन की आकृति होती है ना, जैसा इंक पोट होता है, स्याही की जो दवात होती है उसकी जैसी ये आकृति होती है। इसमें क्या होता है, जो कोमल और कठोर चट्टानें वो एक दूसरे के समानांतर या क्षैतिज रूप में होती है, और इसके अब क्षैतिज रूप में होगी तो कुछ ऊपर की मान लो कोमल चट्टानें तो वो कट जाएगी और जो कठोर चट्टान है वो बनी रहेगी। तो इस तरीके से आप ये आकृति देख रहे हैं, इस तरीके की आकृतियाँ बन जाएगी। तो स्याही के दवात जैसी आकृति ज्यूजेन में बनती है। नेक्स्ट आकृति आती है अपनी यारदांग। यारदांग भी क्या है, ज्यूजेन के जैसा ही है, लेकिन उसमें कैसा होता था, क्षैतिज अपर्दन होता था। इसमें क्या होगा, हमें लंबवत अपर्दन देखने को मिलता है।
ठीक है। तो जब कोमल और कठोर चट्टानों के स्तर एक दूसरे से क्या हो, लंबवत दिशा में हो, तो पवन क्या करेगी, कठोर की अपेक्षा कोमल को जल्दी से काट देगी और कठोर चट्टानें अपनी जगह पर रहेगी। तो इस तरीके से जो स्थल रूप बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, यादांग कहेंगे। इसके अलावा और भी आकृतियाँ बनती है, जैसे ड्राई कांटर। ड्राई कांटर में क्या होता है, यदि 3 फलक के अंदर आकृति बन जाती है, बाहर की तरफ 3 फलक निकले हुए हो और बाकी भाग क्या हो जाए, कट जाए, तो इसे हम क्या कह देंगे, ड्राई कांटर। यदि 8 अपघर्षित फलक हो तो उसे हम क्या कह देंगे, वेंटिफैक्ट कह देंगे। इसके अलावा जालीदार शिला वगैरह, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र में जब क्या होती है, सशक्त पवनें चलती है तो ऐसी शिलाएं बन जाती है जिनमें क्या होती है, कठोरता में बहुत ज़्यादा अंतर होता है और जो कोमल होती है उसको वो अपने जगह पर से हटा देती है और केवल कठोर, तो इस तरीके से जालीदार संरचनाएं हमें देखने को मिलेगी। इसे हम क्या कहेंगे, जालीदार शिला। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अभी तक क्या देखिए, मुख्य रूप से अपर्दन के द्वारा निर्मित आकृति। अब हम देखते हैं कि पवन के द्वारा निक्षेपात्मक आकृतियाँ कौन सी बनती है। और मुख्य रूप से हम राजस्थान में रहते हैं, हमें पता है कि पश्चिमी राजस्थान में आप बालू का स्तूप देखते हैं, मतलब बालू के जो कण हैं वो क्या होते हैं, इस तरीके से निक्षेपित हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। अब ये जो बालू का स्तूप है ये किस पर निर्भर करते हैं, तो इनके बनने के लिए 4 दशाएं जरूरी होती है। सबसे पहले तो यहाँ पर रेत की अधिकता होनी चाहिए, फिर तीव्र वेग होना चाहिए पवन का, फिर पवन के मार्ग में कोई ना कोई अवरोध भी होना चाहिए और साथ में इनके निर्माण के लिए एक उचित जो स्थल है वो भी होना चाहिए, तभी क्या होगा, बालू का स्तूपों का निर्माण होगा। अब ये जो बालू का स्तूप है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। यदि वो पवन की दिशा के वेग के समानांतर है तो क्या बनेंगे, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप बनेंगे। यदि वो पवन की दिशा के समकोण पर है तो कैसे बनेंगे, अनुप्रस्थ बनेंगे। एक शब्द आता है बरखान। बरखान क्या होता है, ये अर्धचंद्राकार गतिशील बालू के स्तूप होते हैं, मतलब इस तरीके से अर्धचंद्राकार आकृति में होते हैं और लगातार इस तरीके से गतिशील होते हैं। तो ये क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी, जैसे ताराकार स्तूप, ठीक है, परवलयाकार स्तूप आदि विभिन्न प्रकार इसके होते हैं। नेक्स्ट अपना आ जाता है तरंग के द्वारा जो निक्षेपात्मक आकृति है वो होती है लोयस। लोयस क्या होता है, लोयस महीन बालू के कण होते हैं, ठीक है, और ये भी जो पवन अपने जो भी धूल वगैरह उड़ा के लेके गई है उसके निक्षेप से ही बनते हैं। लोयस का जो सबसे पहला अध्ययन है वो एक जर्मन विद्वान थे, फान रिक्टोफेन। उन्होंने उत्तरी पश्चिमी चीन के अंदर इसका अध्ययन किया था। और ये जो नामकरण है लोयस, ये वास्तव में फ्रांस का जो अल्सस प्रांत है वहाँ पर एक लोयस नाम का गांव था और वहाँ पर लोयस के जैसे ही मिट्टी का निक्षेप मिलता था, उसके नाम पर ही ये नामकरण हुआ है। ठीक है, तो ये 2 प्रमुख निक्षेपात्मक आकृति बनती है। अब पवन इत्यादि होते हैं, वहाँ उन क्षेत्रों में जो शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जल के द्वारा भी कुछ मरुस्थलीय स्थल रूप बनते हैं और इनमें ये क्या है, 4 प्रमुख है। आप इस डायग्राम के अंदर इन चारों को देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्खात स्थलाकृति की। जिन अर्धशुष्क और रेगिस्तानी भागों में क्या होता है, परतदार जो चट्टानें हैं उनके स्तर क्रमशः एक दूसरे के बाद होते हैं और वहाँ पर क्या होती है, कभी भी असामयिक वर्षा आ जाती है तो क्या होती है, जो जल की छोटी छोटी धाराएं बन जाती है और उनके कारण से अपर्दन होना शुरू होता है और उन अपर्दन के कारण से गहरे खड्डे जैसे रेवाइंस और या गहरी घाटियाँ वगैरह ऐसे बन जाते हैं। तो वो क्षेत्र क्या हो जाएगा, काफ़ी उबड़ खाबड़ हो जाएगा, वहाँ पर चलना क्या होगा, काफ़ी मुश्किल होगा नंगे पैर। तो इस तरीके से ये जो उबड़ खाबड़ आकृतियाँ जो बन जाती हैं उन आकृतियों को हम क्या कहते हैं, उत्खात स्थलाकृति या बैडलैंड टोपोग्राफी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आ जाती है अपनी पेडिमेंट आकृति। पेडिमेंट क्या होता है, जो पर्वतों का अग्रभाग होता है और बजादा का बीच का भाग होता है, वहाँ पर जो भी अपर्दित शैल सतह वाले जो सामान्य ढाल वाले भाग है उनको ही हम क्या कहते हैं, पेडिमेंट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नॉर्मली मलबा का आवरण वगैरह नहीं होता है। अब ये जो पेडिमेंट है ये कैसे बना, इसके संबंध में अलग अलग विद्वान हुए, जैसे लासन थे, इन्होंने अपना एक अलग सिद्धांत दिया। एक विद्वान थे, उन्होंने चादरी बाड़ का सिद्धांत दिया।
गिलबर्ट इत्यादि ने पार्श्विक अपरदन का सिद्धांत दिया, कुछ लोगों ने मिश्रित सिद्धांत दिया, मतलब बहुत सारी क्रियाओं से मिलकर क्या हुआ, पिगमेंट का निर्माण हुआ है, जो हमारे लिए यहाँ पे कोर्स में नहीं है इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे। हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि पेडिमेंट क्या होता है। तो जो पर्वत पद्य भाग है, ठीक है, जहाँ पे वर्षा का जल वगैरह आता है, कोई आकृति बनती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पेडिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आकृति आ जाती है हमारी बजादा। बजादा क्या होता है, प्लाया से थोड़ा सा ऊपर वाला भाग होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पेडिमेंट और प्लाया के बीच में जो मंद ढाल वाला मैदान होता है उसे ही हम बजादा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसका निर्माण किससे होता है, मलबा के निक्षेप के माध्यम से होता है। और बजादा का निर्माण पेडिमेंट के नीचे और प्लाया के किनारे पर वास्तव में जो जलोढ़ पंख वगैरह है उनके मिलने से होता है। और जो पेडिमेंट की तरफ वाला क्षेत्र है वहाँ पर इनका ढाल ज़्यादा होगा, लगभग 8 से 10 डिग्री तक होता है। और प्लाया आपको पता है नीचे की तरफ होता है, तो वहाँ पर इनका ढाल क्या होता है, 1 डिग्री से भी कम होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बजादा, हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है हमारा प्लाया। प्लाया क्या होता है कि जो भी रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर बालू का टीले वगैरह, इनके अंदर जो भीतरी भाग में जल वगैरह यदि इकट्ठा हो जाता है तो एक झीलनुमा संरचना बन जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाया कहते हैं। और यदि इनके अंदर नमक वगैरह की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसे हम सैलिनास कह देते हैं। इन प्लाया को अरब के रेगिस्तान के हम लोग खबारी के नाम से या ममलाहा के नाम से जानते हैं। सहारा के अंदर हम इनको शट इत्यादि के नामों से जानते हैं, ठीक है। आप इस डायग्राम के अंदर इन सब की स्थिति को देख सकते हैं। धन्यवाद।